अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है ईजेड नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखो बच्चों, जिन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं हो सकता या जिनका हो सकता है, उन सब के लिए ईजेड नोमेनक्लेचर मेथड दी गई है। इसमें जो रूल्स यूज होंगे बच्चों, पहले हम उनको डिस्कस कर लें और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ठीक है, लेके और उनका ईजेड नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखो बच्चों, टू जो है इसमें टू इंपॉर्टेंट रूल्स आर यूज्ड फॉर ईजेड नोमेनक्लेचर। समझ गए बच्चों कि जब आप किसी भी जियोमेट्रिकल आइसोमर का ईजेड नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो आपको टू इंपॉर्टेंट रूल्स को अच्छी तरह से याद रखना है। देखो, पहला होगा, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, अटैच्ड विद डबली बॉन्डेड कार्बन। समझ गए बच्चों, सबसे पहला रूल होगा कि जो एक डबली बॉन्डेड कार्बन है उसमें जो ग्रुप्स अटैच हैं उन ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करना। तो देखो, इसके लिए नंबर एक कौन कौन से रूल लगेंगे। पहला इसमें बता दूं कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। आपको क्या करना है कि फर्स्ट चेक एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड विद डबली बॉन्डेड कार्बन। द एटम, ठीक है, ऑफ ग्रुप, इसे हम की एटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? की एटम। हैविंग हाई एटॉमिक नंबर, हैव हाई प्रायोरिटी। समझ गए बच्चों कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस एटम की प्रायोरिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। जैसे हम ये कहें कि ये है हमारे पास H, ठीक है, ये है C, ये है N, ये है O, ये है F, इस तरह से, तो इनकी प्रायोरिटी इस ऑर्डर में चेंज होगी। समझ गए बच्चों? जैसे मान लो ये लिखा है आपके पास OH, यहाँ लिखा है CH3, यहाँ लिखा है Cl, यहाँ लिखा है Br। हैविंग हाई प्रायोरिटी का मतलब होता है 1 फॉर हाई प्रायोरिटी एंड 2 फॉर लो प्रायोरिटी। समझ गए बच्चों? हाई प्रायोरिटी का मतलब नहीं कि नंबर हाई हो। 1 नंबर किसको देना है? जिसकी हाई प्रायोरिटी है, और 2 किसको देना है? जिसकी लो प्रायोरिटी। जैसे यहाँ 1 और यहाँ 2, ये हमारा क्या है बच्चों? की एटम। समझ गए ना? इसका कार्बन हुआ, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, तो ये 1, यहाँ 2। ठीक इसी तरह से सपोज यहाँ लिखा है CH3, यहाँ जुड़ा हुआ है NH2, ओके यहाँ जुड़ा है NH2 और यहाँ जुड़ा है C4H9। तो हमें की एटम का एटॉमिक नंबर देखना है, ना कि उसका मास से रिलेटेड। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2। तो इस तरह से जो एटम डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन से एडेड है, ध्यान रखें, उसका क्या देखना है बच्चों? आपको एटॉमिक नंबर, और उसका जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसे 1 प्रायोरिटी, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी लो प्रायोरिटी। ओके, दूसरा पॉइंट देखो। अब अगर मान लो कि इफ एटॉमिक जो नंबर है
numbers of key atoms are same, ठीक है, तब आपको क्या करना है कि अब आता है कि किसकी प्रायोरिटी देंगे आप, तो इसमें देन आपको क्या करना है कि हाई एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप सेम, मतलब यहाँ पर आइसोटोप आ जाए, ये तब की बात है जब बच्चों क्या हो जाए कि एटॉमिक नंबर आर सेम, मतलब सपोज यहाँ पर आइसोटोप आ जाए, ठीक है, समझ गए ना। तो हाई एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप हैविंग हाई प्रायोरिटी, समझ गए बच्चों। एंड ग्रुप अगर है तो हाई प्रायोरिटी किसको देना है, हाई प्रायोरिटी होगी किसकी, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। ओके, देखो कैसे, जैसे ये है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है, ठीक है, और यहाँ CH3 है और यहाँ क्या है बच्चों, CH2 CH3, तो इसको 1 इसको 2, क्योंकि ड्यूटेरियम है, मास एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास तो अलग अलग हो गए ना। इसमें मास का, मॉलिक्यूलर मास का देख लें कि यहाँ पर 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 2, समझ गए ना। और भी अगर ऐसे चले जाएं हम कि अगर मान लो सेकेंड एटम डिफरेंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लिया जाए थर्ड पॉइंट में कि फर्स्ट एटम तो सेम है, एटम सेम, बट नेक्स्ट जो है एडजेसेंट एटम, ठीक है, डिफरेंट हो, ये है, देन एडजेसेंट एटम विद हाई एटॉमिक नंबर, समझ गए बच्चों, हैविंग हाई प्रायोरिटी। सपोज यहां पर ऐसे ले लें हम कि यहाँ पर लिखा है CH2 और यहाँ क्या है बच्चों CH3, और यहाँ लिखा है CH2 और यहाँ है NH2, डबल बॉन्ड, ओके। और इसी तरह से मान लो यहाँ है CH2OH और यहाँ पर आ गया NH2। तो देखो बच्चों, यहाँ 1 दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ दूसरा कार्बन है और यहाँ दूसरा नाइट्रोजन है, तो प्रायोरिटी 1 इसको 2 इसको, यहाँ तो 1 और 2 ही आएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि नेक्स्ट एटम देखें, अगर मान लो नेक्स्ट एटम क्या है अलग है, तो उसका एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा है तो उसमें प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात करें, समझ गए बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड, तो ध्यान रखें कि C सिंगल बॉन्ड C से ज़्यादा प्रायोरिटी C डबल बॉन्ड C की, और इससे ज़्यादा प्रायोरिटी C ट्रिपल बॉन्ड की, इससे ज़्यादा C डबल बॉन्ड N, इससे ज़्यादा हो जाएगी C डबल ट्रिपल बॉन्ड N। ऐसा क्यों? बिकॉज C डबल बॉन्ड C इक्वल्स टू C1 एंड 1 स्यूडो एटम के बराबर है, ठीक इसी तरह C ट्रिपल बॉन्ड C इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 के इक्वल होगा, इस तरह से। और इसकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के बाद ज़्यादा क्यों हो गई C डबल बॉन्ड से? क्योंकि यहाँ कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो जाएगा बच्चों। ऐसे में अगर आपको ये कहा जाए कि CH3 तो C2H5, इससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी बच्चों? CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, फिर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C है, और फिर इसके बाद आ जाएगा, अगर हम और आगे बढ़ें, ठीक है, तो C6H5 की ज़्यादा होती है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N का हो जाएगा, फिर CH2OH का हो जाएगा प्रायोरिटी, फिर CHO की होगी, फिर CO की होगी बच्चों, फिर COOH की होगी, फिर CONH2 की होगी, फिर COO, ठीक है, R की होगी, और इससे ज़्यादा किसकी होगी? COX की। ये इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर है, समझ गए बच्चों। और देखो तो आप इनको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बेस पे देख सकते हैं।
ठीक इसी तरह से मान लो आपके पास और भी ग्रुप हैं, डिसाइड करना है कि इनमें प्रायोरिटी क्या होगी। जैसे मान लो सिस फॉर्म की ज़्यादा होती है किससे बच्चों, ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। जैसे यहाँ थर्ड पॉइंट था, ये हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया फिफ्थ पॉइंट कि सिस और ट्रांस में किसकी ज़्यादा लेंगे। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ है ऐसा और यहाँ है ऐसा ग्रुप, ठीक है बच्चों। यहाँ H है, यहाँ D है, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2। ठीक इसी तरह से रिंग में, और रिंग के साइज के बेस पे होता है कि अगर मान लो ये रिंग है तो इससे ज़्यादा प्रायोरिटी इस रिंग की होगी, इससे ज़्यादा प्रायोरिटी 5 मेंबर्ड की होगी, इससे ज़्यादा प्रायोरिटी 6 मेंबर्ड की होगी। बात समझ गए ना। ठीक इसी तरह से अगर मान लो एक ग्रुप ऐसी रिंग जुड़ी है तो इससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, जिसमें ये ऑक्सीजन इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इस तरह पहले वाले में जो है दोनों साइड की रिंग एक का, इसमें देखोगे एक साइड की रिंग एक एटम की है तो दूसरी तरफ 30 है, तो इस तरह से रिंग बढ़ते हुए ऑर्डर में इस तरह डिसाइड करना है। ओके, तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से प्रायोरिटी आनी चाहिए। और भी देखो बच्चों, ये 6th हो गया, अब 7th में है। एक होते हैं स्यूडो ग्रुप और एक होते हैं क्या बच्चों, एक्चुअल ग्रुप। तो जैसे रियल ग्रुप है, इनकी प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है, स्यूडो ग्रुप से। देखो कैसे, स्यूडो ग्रुप और रियल ग्रुप क्या कहलाएंगे। जैसे हम ये कहें कि ये है हमारे पास CH3, ये है CH3 और ये है CH3, तो इनकी प्रायोरिटी C ट्रिपल बॉन्ड C से ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक क्या माने जाते हैं, स्यूडो ग्रुप में हो जाएंगे। बात समझ गए अच्छी तरह से। इस तरह से जैसे यहाँ लिखा है CH3, ठीक है, CH3 ये है, फिर है यहाँ पर CH3 ये है, तो इसकी प्रायोरिटी किससे ज़्यादा होगी बच्चों, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्या रूल, सीक्वेंस रूल कहलाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है कौन, ठीक है, इन गोल्ड प्रीलॉग CIP, ठीक है, रूल्स, या इन्हीं को बोलते हैं सीक्वेंस रूल। समझ गए बच्चों। ध्यान रखें, इन रूल्स को आप कहां पे भी यूज करोगे, RS नोमेनक्लेचर में, वहां भी प्रायोरिटी डिसाइड करने का यही रूल यूज होगा। मतलब दीज जो हैं रूल्स ऑल्सो यूज्ड इन RS नोमेनक्लेचर, मतलब उसमें भी हमें 1 से लेके 4 तक क्या करना पड़ता है बच्चों, प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है, तो वहां पर यही रूल आपको लगा देना है। तो इस तरह से पहला रूल तो यह है कि आपने डबली बॉन्डेड दोनों कार्बन के क्या कर लिए बच्चों, सीक्वेंस दे दिए, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर दी 1 और 2, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि जब प्रायोरिटी डिसाइड हो जाए तो दूसरा रूल लगाना है। अब आपको क्या करना है कि डिटरमाइन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ 1 और 2 प्रायोरिटी ग्रुप्स। समझ गए बच्चों। इफ, पहला पॉइंट ये है कि इफ सेम प्रायोरिटी विद सेम, ठीक है, या ग्रुप्स विद सेम प्रायोरिटी, ग्रुप्स और एटम्स विद सेम प्रायोरिटी और lie in same side। समझ गए बच्चों। तो इसको कहा जाएगा सेम साइड, देन आइसोमर इज कॉल्ड जेड। कौन सा आइसोमर बच्चों, जेड, ज्यूसामिन,
ठीक है बच्चों, ज्यूसामिन कहलाता है मतलब एक साइड जेड आइसोमर सिस जैसा। एंड अगर मान लो अपोजिट है, अपोजिट साइड, ठीक है, तब उसे क्या नेम देंगे बच्चों, ई एंटजेजिन। क्या नेम होता है, एंटजेजिन मतलब ई अपोजिट। तो इस तरह से सेम साइड में है तो ई सॉरी जेड, और अपोजिट है तो एंटजेजिन। ठीक है, आपको इस ध्यान नहीं रखना, बस ई और जेड। देखो जैसे लिखा है CH3 H, ये है CH3 और ये क्या है बच्चों H। तो मैंने कहा 1 2 1 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे जेड। और CH3 H H और ये क्या है बच्चों CH3, तो ये हो गया 1 2 2 1, तो ये क्या हो जाएगा ई आइसोमर, इस तरह से। तो ई एंड जेड। ठीक इसी तरह से Cl Br डबल बॉन्ड I, और ये क्या है F, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, इसका 1 ये 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों ई आइसोमर, ई फॉर्म। ठीक इसी तरह से ये लिखा है COOH, ठीक है, और यहाँ लिखा है CHO, यहाँ लिखा है CH2OH, और यहाँ लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ कार्बन का तो ऑक्सीजन है, कार्बन की कार्बन, तो इसका नेम देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 एंड 2, तो ये हो गया क्या जेड। ओके, और एक दो एग्जांपल बता दूं मैं जैसे आपको, कि ये लिखा है, ठीक है, मान लो आपको दिया गया है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपके पास ये है एक रिंग और एक रिंग ये है, ओके, यहाँ पर है ऐसा फॉर्म और यहाँ है ऐसा फॉर्म। अब हम कहें इसका क्या नेम देंगे, तो देखो बच्चों यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक है, यहाँ सिस 1 और यहाँ पे 2, तो 1 1, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा जेड फॉर्म। समझ गए ना अच्छी तरह से। तो इस तरह से ऐसे लिखा है, यहाँ पर है C6H5, यहाँ है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ है CH3 का होल थ्राइस, और यहाँ है C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो प्रायोरिटी में 1 ये 2, ठीक है, ये 1 और ये क्या हो गया 2, तो ये क्या नेम होगा बच्चों जेड। तो इस तरह से चाहे कितने भी बनाते रहो, ई जेड तो आपसे आ ही जाएगा, है ना। अब मान लो ये जुड़ा है एक कार्बन से, एक ये जुड़ा है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से जुड़ा है ये एटम, ये है हमारे पास, ये है ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये और ये ध्यान रखें अपोजिट हो गए, तो ये है हमारे पास, तो ये क्या कहलाएगा ई फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो जाएगा बच्चों, इसको हम बोलेंगे ई। तो इस तरह से आप ई जेड नॉमेनक्लेचर करना सीखें। मैं समझता हूँ आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी का भी आप ई जेड नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। तो यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आते हैं हम कुछ डिस्टिंग्विशिंग के बारे में, अब आ जाते हैं डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सिस एंड ट्रांस फॉर्म। समझ गए बच्चों कि सिस और ट्रांस फॉर्म में हम क्या डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। तो देखो पहला होता है सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में आप देखोगे कि सॉल्युबिलिटी में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो ध्यान रखें कि सिस मोर सॉल्युबल देन ट्रांस ड्यू टू हाई पोलर नेचर ऑफ सिस फॉर्म। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू
ट्रांस। ठीक है बच्चों, ये है इसका डाइपोल मोमेंट के बारे में। आप जानते हैं कि सिस में दो ग्रुप सेम है, मतलब ये हम ऐसे कहें कि ये हमारे पास, ठीक है, Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ H है और यहाँ H है, और एक हमारे पास ये Cl है और एक Cl यहाँ है, H और H। तो ये म्यू सिस फॉर्म है, इसका ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा म्यू ट्रांस का, क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ठीक जैसे ये है CH3H डबल बॉन्ड CH3H, CH3H डबल बॉन्ड H, और ये क्या है CH3। तो इसका म्यू जो है 0.38 डिबाई के आसपास होता है, जबकि इसका 0.00 डिबाई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी में सिस की सॉल्युबिलिटी ट्रांस से ज़्यादा होती है। ऐसा किस में बच्चों ध्यान रखना है? ठीक है, द सिस ट्रांस ड्यू टू हाई पोलर नेचर ऑफ सिस फॉर्म देन, ठीक है, ट्रांस। और ये सॉल्युबिलिटी किस में है बच्चों? पोलर सॉल्वेंट। किस में है? पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर में इसका उल्टा, समझ गए? नॉन पोलर में ज्यादातर नॉन पोलर वाले ही डिसॉल्व होते हैं। तो यहां तक तो बात क्लियर है। डाइपोल मोमेंट की बात कर दी मैंने। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में आप देखोगे कि सिस से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है बच्चों? ट्रांस। समझ गए ना? इट इज, क्योंकि इट इज ड्यू टू हाई, ठीक है, स्टेरिक हिंडरेंस। समझ गए बच्चों? इन सिस फॉर्म, कि सिस फॉर्म में जो स्टेरिक हिंडरेंस होता है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि ये बड़े बड़े ग्रुप मान लो यहाँ पर इस तरह से हैं, तो इनमें एक प्रकार का रिपल्सन होगा, तो मॉलिक्यूल चाहेगा कि वो कम एनर्जी का हो जाए, और ऐसे में वो क्या करेगा? अपने बड़े ग्रुप को अपोजिट कर लेगा, तो ये ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। समझ गए बच्चों? तो एक तो थर्मल स्टेबिलिटी का डिफरेंस है। अब तीसरा पॉइंट आ जाए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो ध्यान रखें कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है बच्चों? ट्रांस से, ड्यू टू, ठीक है, मोर पोलर नेचर इन सिस फॉर्म देन। समझ गए बच्चों? किससे? ट्रांसफॉर्म। ओके, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की जगह मेल्टिंग पॉइंट ले लें तो ट्रांस का ज़्यादा है देन सिस, बिकॉज ड्यू टू हाई, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पैकिंग इन ट्रांसफॉर्म, कि ट्रांसफॉर्म में जो है पैकिंग अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कि ये है ट्रांसफॉर्म, तो ये ऐसे पैक्ड होंगे ऐसे, लेकिन अगर हम सिस फॉर्म की बात करें तो इनमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी पैकिंग हो जा सकती है। तो ये है, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ क्लोज पैकिंग। आप जानते भी हैं कि वैसे भी कि ऐसे एल्केन जिनमें दोनों टर्मिनल अपोजिट होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं इस तरह से। जैसे आप यही देख लो CH3H डबल बॉन्ड CH3H, CH3H H CH3। ठीक है, अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें, आप देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस दिखेगा बच्चों दोनों के, सिस और ट्रांस में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ चले जाएं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे तो जो सिस फॉर्म है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हो जाता है, इसमें अगर हम बॉइलिंग पॉइंट सिस फॉर्म का और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्म का देखें तो ये होता है 277 केल्विन, जबकि इसका होता है 274 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका होता है 134 केल्विन और इसका जो होता है 168 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से इनके किसमें डिफरेंस होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। तो ये है इनके कुछ डिस्टिंग्विशिंग, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर पहचान सकते हैं। अगर हम केमिकली देखें कि साइक्लाइजेशन, मतलब इनकी केमिकल रिएक्शन की बात करें, ठीक है,
तो केमिकल रिएक्शन का मतलब साइक्लाइजेशन देखें तो आप देखोगे कि जो सिस है और ट्रांस है कि ये दोनों फॉर्म में जो है साइक्लाइजेशन देखें तो जो है सिस फॉर्म गिव, ठीक है, यह सिस जो होता है फॉर्म गिव इजीली साइक्लाइजेशन, ठीक है, ऑन हीटिंग लो टेम्परेचर। बट जो ट्रांस है ये होता है जो है नॉट साइक्लाइज्ड एट सेम टेम्परेचर, कि जिस टेम्परेचर में कौन साइक्लाइज्ड होता है सिस, उसमें इसका साइक्लाइजेशन नहीं होता, बाकी उसमें और ज़्यादा हाई रखेंगे तब होगा। जैसे ये है COOH, ये है COOH, आप देखोगे इसे 403 केल्विन में हीट कर दें तो ये तुरंत इस तरह से साइक्लाइज्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप आमने सामने आ गए तो जल्दी से इनमें साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है, और ये मैलेइक एनहाइड्राइड बन गया। और ये कौन सा एसिड है बच्चों? मैलेइक एसिड, ठीक है, जो कि सिस फॉर्म में दिख रहा है। अगर हम इसी का ट्रांसफॉर्म ले लें कि ये है H COOH डबल बॉन्ड COOH ये है, और हम इसी टेम्परेचर में इसको हीट करें तो नो साइक्लाइजेशन, इस तरह से, समझ गए ना आप। तो एक तो साइक्लाइजेशन है, दूसरा आप देखोगे एडिशन रिएक्शन में आता है। समझ गए बच्चों कि एडिशन रिएक्शन में आपने देखा होगा कि अगर हैलोजनेशन करा दें, ये है हैलोजनेशन, ठीक है, जो कि एंटी एडिशन देता है। क्या देता है? एंटी एडिशन। तो ध्यान रखें इसमें, ऐसे ध्यान रखोगे CAR मतलब है सिस एल्कीन एंटी एडिशन, समझ गए बच्चों। तो इसमें मिलता है रैसमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रैसमिक मिक्सचर। अगर TAM की बात करें तो ट्रांस ये है और इसमें एंटी एडिशन होगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? मीजो। क्या बनेगा? मीजो फॉर्म। इस तरह से देखो कैसे, जैसे हमने लिया सिस, ये है H, ठीक है, ये है क्या? सिस H। पहले एडिशन करा दें तो पहले जहां जहां खाली जगह आपको दिख रही है आप ऐड कर दो। जैसे यहां पर है तो यहां Br जोड़ दिया, पहले जोड़ो फिर मोड़ो, ऐसा ध्यान रखना है। कब? जब आप एंटी एडिशन करा रहे हैं, और पहले ऐड कर दिया फिर मोड़ देना, घुमा देना, किसी एक ग्रुप को घुमा दिया जाता है। तो यहाँ पर हो गया Br, यहाँ हो गया H, यहाँ हो जाएगा Br, और यहाँ हो जाएगा H, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। तो यहाँ इसका ये मिरर इमेज बन जाएगा इस तरह से, CH3, यहाँ H, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3। तो ये जो बना ये क्या है बच्चों? रैसमिक मिक्सचर। क्या बन गया ये? रैसमिक मिक्सचर। तो जब हमने सिस लिया, एंटी एडिशन कराया, किसका? Br2 का, तो ये बन गया हमारे पास रैसमिक। अब सोचो आप कि अगर ट्रांस ले रहे हैं, ठीक है, ये है आपके पास ट्रांस और आपने इसमें Br2 का एडिशन कराया, पहले खाली जगह पर जोड़ दो। तो CH3, यहाँ पर है H, ये हो जाएगा Br, यहाँ पर है H, यहाँ हो जाएगा Br, ये है CH3, फिर मोड़ दो। तो मोड़ने के जैसे ही आप किसी एक ग्रुप को मोड़ोगे तो आप देखोगे कि ये जो ग्रुप है आप वो एक पूरे मॉलिक्यूल को नहीं मोड़ना, किसी एक ग्रुप को आपको क्या कर देना है? मोड़ देना है। तो मोड़ा आपने तो ये समझ लो नीचे वाला कार्बन मोड़ दिया, तो ये बन गया क्या बच्चों? मीजो फॉर्म। मीजो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक मिरर क्या है? प्लेन है, जहां से मॉलिक्यूल को दो बराबर पार्ट में बांट सकते हैं। तो इस तरह से ब्रोमिनेशन से भी पता चलता है, या हैलोजनेशन से। ठीक इसी तरह से अगर मान लो सिन एडिशन होता है तो सिस एल्कीन सिन एडिशन तो M, और ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन तो R। समझ गए बच्चों? और जो ये एडिशन मिलता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में, KMnO4 में, ठीक है, H2 में हाइड्रोबोरेशन और HBO रिएक्शन में, इनमें जो ये एडिशन होते हैं सिन एडिशन होते हैं। मीन्स हम ऐसा कहें इसमें केवल जोड़ना है, HO, ठीक है, और OH, ये चाहे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लें उसमें मिलता है HOH का एडिशन दिखेगा आपको, दो OH का हाइड्रोक्सिलेशन होता हुआ दिखेगा आपको,
बेयर रिएजेंट की प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पर आप KMnO4 ले लो और KOH, मतलब है ये है बेयर रिएजेंट। तो आप देखोगे कि इसमें OH और OH, तो ये सिस था, सिन एडिशन हुआ तो क्या बन गया बच्चों, मीजो। और अगर आपने इसमें एंटी ले लिया और यही OH और OH हाइड्रोक्सिलेशन, ये क्या हो रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ एक OH तो एक OH यहाँ, तो एक इसका मिरर इमेज भी बनेगा बच्चों, ऐसे समझ गए ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, रेसमिक मिक्सचर। तो इस तरह से साइक्लाइजेशन है, एडिशन रिएक्शन है, इनसे भी हम क्या देख सकते हैं इनके बारे में कि कौन सा सिस फॉर्म है और कौन सा ट्रांसफॉर्म है। तो ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग करने की मेथड्स हैं जिनके बेस पर आप सिस और ट्रांस में अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। मेल्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, केमिकल रिएक्शंस के बेस पर, और भी होता है, एसिडिटी का भी इफेक्ट आता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि मैलिक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि प्रोटॉन निकलने के बाद वो किलेशन कर सकता है, और जबकि मतलब एसिडिटी का अगर आप देखोगे तो जो सिस फॉर्म है, सिस मोर एसिडिक देन ट्रांस ड्यू टू किलेशन, समझ गए ना। कैसे कि ये है CH डबल बॉन्ड CH, COOH COOH, तो जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा इनमें किलेशन हो जाता है। किलेशन वही है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऐसे में ये ज़्यादा एसिडिक होगा। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें कि जो इसका ट्रांसफॉर्म है इसमें किलेशन पॉसिबल नहीं होगा, नो किलेशन, नो किलेशन, समझ गए ना बच्चों। तो नो किलेशन मीन्स लो एसिडिटी, क्योंकि इसमें बना हुआ एनायन किलेशन के कारण क्या हो गया है बच्चों, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसीलिए ये इफेक्ट आता है। तो यहाँ तक इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जिनको मैं डिस्कस तो अभी नहीं कर सकता इतना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप अब इतने से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं सिस और ट्रांस में। अब मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, काफ़ी आता रहता है कंपटीशन में, ये लास्ट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कहीं आपके काम आ जाए तो देख लेना, लेकिन वो अभी नीट के लिए उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है, ठीक है। जियोमेट्रिकल एक छोटा सा टॉपिक है 5-10 मिनट का, उसको और क्लियर कर दूं तो वो कहीं ना कहीं काम आता रहता है बच्चों, इसलिए बता देता हूँ। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, साइक्लो एल्केन। समझ गए बच्चों कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन है, तो उनमें हम कैसे पहचाने कि कितने सिस ट्रांस होंगे। तो ध्यान रखें कि जो सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होती हैं बच्चों, पोजीशन एक्ट एज, ठीक है, अनसैचुरेशन, ये है कि वो एक अनसैचुरेशन की तरह होंगे। देखो कैसे, मतलब अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये ग्रुप है ऐसे, ठीक है, तो ये कहलाएगी एक क्या 1-2 पोजीशन, ठीक है। एक ये पोजीशन ले लें हम इस तरह से, यहाँ से और यहाँ के बीच की ये वाली, तो ये कहलाएगी 1-3 पोजीशन, और एक ये कहलाएगी 1-4 पोजीशन। मीन्स इसका मतलब ये है कि आप केवल इनकी पोजीशन चेंज करके आइसोमेराइजेशन देख सकते हैं, आप इनको कोई फैक्टर ना डालें इस तरह से, या फिर ऐसे ले सकते हैं कि आप इन ग्रुप्स को या तो एक ही प्लेन में रख दें और ऐसे, या नीचे रख दें या ऊपर, ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। ध्यान रखें कि इनको आप आइडेंटिकल मानोगे, इनको अलग अलग ग्रुप नहीं मानोगे, इस तरह से। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि 1-2 पोजीशन से 2 आइसोमर बन गए। अगर ये ट्रांस दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है बच्चों, सिस। तो ऐसे कितने आइसोमर बन गए, तो हम यहाँ पर जो स्टीरियो सेंटर कहलाएंगे, स्टीरियो सेंटर्स, ठीक है बच्चों। तो ये कितने हो गए हमारे 3, तो GI होता है 2 दी पावर n, स्टीरियो सेंटर मतलब n, यही या तो डबल बॉन्ड काउंट करें या इस तरह से। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 दी पावर 3, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे 8, ऐसे कितने बन सकते हैं 8। अगर कोई ऑक्टाइन है, ध्यान रखें बच्चों की
8 कार्बन वाली जो या 6 कार्बन से जो बड़ी एल्कीन होती साइक्लो एल्कीन, उनमें जो है इस तरह का आइसोमेरिज्म मिलता है। तो जैसे ये लिखा है CH2, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब आपसे पूछा जाए कि इसके कितने GI होंगे, तो ध्यान से देखें कि ये एक, जैसे हम ये 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारे पास 1 4 एक स्टीरियो सेंटर हो गया, समझ गए बच्चों, एक ये स्टीरियो सेंटर हो गया और एक ये स्टीरियो सेंटर हो गया। ध्यान रखें ये फ्लेक्सिबल होती है रिंग, इसीलिए ये मुड़ सकती है और सिस ट्रांस बना सकती है। तो ऐसे में अगर हम GI इसके कहें तो कितने हो जाएंगे, 2⁻³ मीन्स कितने हो जाएंगे 8। एक इस डबल बॉन्ड के कारण, एक इनको ऊपर नीचे करके, ये तो चूंकि शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें CH2 ग्रुप आ गया है, और एक रिंग में डबल बॉन्ड फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, समझ गए ना, इस तरह से। ठीक इसी तरह से मान लो आपके पास ये है एक कंपाउंड और इसमें ये एक रिंग जुड़ी है, तो ध्यान रखें कि इसका एक आइसोमर तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि ये रिंग के दोनों बॉन्ड या तो ऊपर कर दो या नीचे कर दो, और एक इसका आइसोमर क्या बन सकता है, ऐसा, ठीक है, कि ऐसे बन सकता है। तो इसमें एक ही 1 2 स्टीरियो सेंटर है, समझ गए ना, तो GI कितने हो जाएंगे बच्चों इसमें 2, इस तरह से। और देखो मैं और बताता हूं आपको, कुछ रिंग को देख के, या इस तरह से कोई कंपाउंड है, जैसे कि ये लिखा है, ये है हमारे पास डबल बॉन्ड C और यहाँ पर है हमारे पास Me, ठीक है बच्चों, और ये है हमारे पास क्या H, और यहाँ मैं जोड़ दूं Me, ठीक है। तो इसका GI अगर आप देखोगे तो इसमें GI पॉसिबल है, और निकाल भी सकते हो GI, ठीक है, कि इसमें GI जो है 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप हैं ये अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हो गए, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इस तरह से इसका GI हो जाएगा। अब आता है कि मान लो कोई रिंग ऐसी है यूं, और यहाँ डबल बॉन्ड और ये क्या लिखा है बच्चों CH3, तो इसमें क्या GI होगी, तो आपको ध्यान रखना है नो, क्योंकि ये सेम माने जाएंगे ये ग्रुप, समझ गए ना। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखें अब कि इस 2 मिनट रुक जा सॉरी, ठीक है, आपको 2 हिस्से देखने हैं। अब इसके कैसे हिस्से देखने हैं, देखो ये वाला तो नो GI, इसमें क्या होगा नो GI, बट इसमें 1 4 स्टीरियो सेंटर है बच्चों, क्या है 1 4 स्टीरियो सेंटर, तो इसमें GI जो होगा ज्योमेट्रिकल वो होगी, और इनके कारण कितने हो जाएंगे GI 2 हो जाएंगे। तो इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है केवल रिंग में सब्स्टिट्यूशन के कारण, समझ गए ना। और देखो, और अगर मान लो आपके पास इसी तरह से और भी ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे मान लो ये लिखा है और आपसे पूछ ले कि क्या इसमें GI पॉसिबल है, ClBr, ठीक है, तो नो GI, रिंग में तो कुछ है ही नहीं इसलिए उसका GI का मतलब नहीं है, लेकिन इसमें तो ये सेम ग्रुप मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं इसी को ऐसा लिख दूं, ठीक है, यहाँ पर Cl लगा दूं, यहाँ पर Br और यहाँ कोई बॉन्ड जोड़ दूं, तो GI क्या होगा बच्चों पॉसिबल हो जाएगा, और केवल इसके कारण, क्योंकि ये ग्रुप अलग माना जाएगा, ये अलग माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप देख देख के उनमें GI बता सकते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है, इस तरह के। तो यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर है आपका, और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ आपको। और इसमें देखा जाए कि C डबल बॉन्ड C CH3Cl, तो इसमें GI होगा अगर हम यहाँ 2 ग्रुप लगा दें, क्योंकि यहाँ पर 1 2 स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। तो सारे स्टीरियो सेंटर देख लो मॉलिक्यूल में और फिर रूल लगा दो, तो आप बता सकते हैं कि उसमें कितने GI पॉसिबल हैं। ठीक इसी तरह से एक और बता दूं मैं, जैसे मान लो ये लिखा है 1 2 3, समझ गए बच्चों। तो आपसे कहा जाए कि इसके कितने GI पॉसिबल हैं, तो चाहे आप इस तरह से एक ही ले सकते हैं 1 2 1 2, ठीक है, किसी का भी। तो इसका जो GI होगा वो केवल कितना होगा 2, समझ गए बच्चों, कि 1 पोजीशन और 2 पोजीशन में रख के आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से मान लो 1 2 3 4 है, इसके GI पूछे जाएं तो देखो 1 2 में हो सकता है या 1 3, तो यहाँ n की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू 1 मानी जाएगी और यहाँ 2, तो इसके GI कितने हो जाएंगे बच्चों 4,
समझ गए ना, कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी कहीं का भी वो लेके और इस तरह से जीआई बता सकते हैं कि उनमें डिस्टिंग्विशिंग होनी चाहिए। वन कोई भी 1 2 लोगे एक ही आएगा, 1 3 कहीं से भी ले लो एक आएगा। तो इस तरह से 1 2 और 1 3 के कारण 2 जीआई पॉसिबल हैं। अब मान लो एक रिंग है ऐसा, ध्यान रखें कि अगर रिंग 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड है और उसके अंदर क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड रिजिड होता है और ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये बॉन्ड रिंग घूम नहीं सकती, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये रिजिड है। समझ गए ना। तो इसमें नो स्टीरियो सेंटर, क्या नहीं मानेंगे हम, स्टीरियो सेंटर। तो स्टीरियो सेंटर एक तो ये होगा हमारा और एक ये स्टीरियो सेंटर होगा। कुल मिला के आप देख रहे हैं कि इसमें जी आई कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 मीन्स कितना 4। तो इस तरह से रिंग वाले कंपाउंड्स में भी हम स्टीरियोजेनिक सेंटर देख के और उनमें जी आई अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा कुल मिला के इतना मैटर जीआई से। तो ध्यान से देखें बच्चों, इतने से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने। तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से देख लेना। बाकी फिर हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हालांकि मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप अपने वीडियो में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में देखें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म वाला, उसमें बहुत डिटेल में दिया है। मैं दोबारा ये छोटे छोटे टॉपिक्स फिर से दे रहा हूँ, आप इनको देखते रहें, समझते रहें। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।